हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको मृतक आश्रित की नियुक्ति के बारे में सभी प्रकार की जानकारी आपको देंगे कि मृतक आश्रित में उसके परिवार के कौन कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनको मृतक आश्रित के अंतर्गत नौकरी दी जा सकती है। इसके अलावा मृतक आश्रित की नौकरी पाने के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए और उसकी चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और आवेदन करने की समय सीमा कब तक निर्धारित की गई है और उसके आवेदन की निस्तारण की समय सीमा कब तक निर्धारित की गई है। इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। इसके कुल 3 पार्ट हैं, तो आप इसके तीनों पार्ट आप देखिएगा, ठीक है। और फिर आगे आपको सभी प्रकार के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मृतक आश्रित की नियुक्ति के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मृतक आश्रित होता क्या है। तो मृतक आश्रित जो होता है वो जब कोई सरकारी सेवक होता है, उस सरकारी सेवक के ऊपर उसके परिवार के कोई भी सदस्य जो उस पर आश्रित होते हैं, वो परिवार के सदस्य उसके ऊपर आर्थिक रूप से या फिर भोजन, आवास या शिक्षा के रूप में उसके ऊपर आश्रित रहते हैं, ठीक है। और जब उस सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य में से किसी एक को मृतक आश्रित, मतलब इसके मृत्यु होने के बाद इसके ऊपर, इसकी नौकरी के ऊपर अधिकार जमाने के लिए एक आश्रित चुना जाता है जो उसके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा परिभाषा दी गई है, किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाए और ये चीज़ सेवा काल में ही होनी चाहिए तो पूर्णतः मानवीय आधार पर उसके आश्रित को अपवाद स्वरूप सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें एक नियमावली है जिसमें उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली है 1974। इसके अंतर्गत मृतक आश्रित के ऊपर सभी प्रकार के नियम इसके अंतर्गत लिखे हुए हैं और सभी प्रकार की प्रक्रिया, पात्रता, जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी नियमावली के अंतर्गत आपको मिल जाएंगी, ओके। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी हम आपको नियमावली बताएंगे या फिर शासनादेश बताएंगे या फिर अधिसूचना बताएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ये एक शासनादेश की वेबसाइट होती है जहाँ पे आप जाकर इन नियमावली या शासनादेश को ढूंढ सकते हैं और किस प्रकार ढूंढना है इसके लिए मैं एक सेपरेट में वीडियो आपको बता दूंगा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है उसमें हम आपको ये सरकारी सेवक कर्मचारी का अभिप्राय क्या क्या है वो बताएंगे। तो जो सरकारी सेवक का अभिप्राय होता है उसमें पहला नियम जो कहता है उस नियम के अनुसार नियुक्ति नियमानुसार हुई हो, मतलब कि इस सरकारी सेवक की जो नियुक्ति है वो नियमानुसार हुई हो, मतलब कि ये रिश्वत दे के या फिर किसी और माध्यम के थ्रू ना आया हो, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा नियम जो ये कहता है कि ये सरकारी सेवक स्थायी होना चाहिए, मतलब कि ये अस्थायी होगा तो मृतक आश्रित का लाभ उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरे नियम के अंतर्गत ये कहा जाता है कि इस सरकारी सेवक ने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तभी इसको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा इसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और चौथा नियम वो ये कहता है कि जिसके अंतर्गत सरकारी सेवक कि अगर पत्नी को नौकरी देना है तो उसकी पत्नी पहले से किसी और सरकारी जगह पर नौकरी ना कर रही हो तभी उसको मृतक आश्रित के अंतर्गत लाभ मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे जो आता है वो है लापता कर्मचारी। लापता कर्मचारी किसे कहते हैं, ठीक है। और लापता कर्मचारी का यूज़ मृतक आश्रित में क्या होता है, उसमें ये है कि जब लापता कर्मचारी, कोई कर्मचारी अगर लगभग 7 सालों तक लापता रहता है तो उसको मृत मान लिया जाता है, ठीक है। अगर 7 वर्षों तक कर्मचारी लापता रहता है उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत मान लिया जाता है और अगर इसे मृत मान लिया जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर जो आश्रित होते हैं परिवार के सदस्य, उसमें से किसी एक को उस सरकारी सेवा में नियुक्ति दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे आश्रित का अभिप्राय क्या है, जो आश्रित होते हैं उसका अभिप्राय क्या होगा। तो उसका अभिप्राय उसके कुटुंब के किसी सदस्य से होता है, जो उसका कुटुंब होता है। अब कुटुंब के बारे में कहाँ मिलेगा आपको और क्या होता है कुटुंब, ये चीज़ आपको एक शासनादेश है उसमें मिलेगा और ये शासनादेश आपको शासनादेश की वेबसाइट पे मिलेगा,
ठीक है। और कुटुंब का अभिप्राय क्या होता है? कुटुंब का अभिप्राय जो होता है वो परिवार, वंश, परिजन और कुनबा होता है। ठीक है, कुटुंब का ये अभिप्राय है। और कुटुंब में परिवार के कौन कौन से सदस्य सम्मिलित रहते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके अलावा इसके नियम कहाँ लिखे रहेंगे? इसके नियम जो हैं इस शासनादेश की वेबसाइट पे, इस शासनादेश के अंतर्गत इसके नियम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे पहले देखते हैं, फिर हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। इसके बाद सरकारी सेवक अगर विवाहित होता है और अविवाहित होता है तो कौन कौन से परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं मृतक आश्रित में नौकरी लेने के लिए, वो दिखाया गया है। ठीक है, तो विवाहित होने पर उसकी पत्नी या पति हो सकता है, पुत्र या दत्तक पुत्र हो सकता है, अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां या विधवा पुत्र वधुएं हो सकती हैं, या मृतक के पौत्र या विवाहित पौत्रियां हो सकती हैं। ठीक है, अब इसी ध्यान रखिएगा, इसमें दत्तक पुत्र क्या होता है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो मतलब ये जो 4 कॉलम 4 दिए हुए हैं नियम, इन्हीं में यही लोग सम्मिलित हो सकते हैं सदस्य, बाकी परिवार का कोई भी सदस्य विवाहित होने पे सम्मिलित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मृतक आश्रित में किसी भी को भी नौकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन इनमें से किसी ना किसी कोई ना कोई सम्मिलित हो ही जाता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो लगभग सभी को मिल जाती हैं। ठीक है, और अविवाहित होने पर क्या होगा? अविवाहित होने पर आपके अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, ये 3 लोग जो हैं ये लोग ही इस मृतक आश्रित में नौकरी ले पाएंगे। ठीक है, और इसका शासनादेश जो है वो अलग है। इसका शासनादेश जो है लगभग ये 2007 के टाइम पे बना था। ठीक है, 2007 के टाइम पे ही निकला था शासनादेश, और इसके अकॉर्डिंग इसी के अंतर्गत नियम मिलेंगे इसकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यह है कि दत्तक पुत्र कहते किसे हैं? तो दत्तक पुत्र का मतलब वो होता है किसी बच्चे को गोद लेना, और वो गोद जो है एक मतलब कि पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार होना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति, सरकारी सेवक किसी बच्चे को गोद लेता है, वो भी पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से गोद लेता है, तो वो पुत्र या फिर वो पुत्री उस नौकरी के लिए हकदार होगी। ये नियम के अंतर्गत लिखा हुआ है। और किस नियम के अंतर्गत लिखा है? कार्मिक अनुभाग 2 इस संख्या और इस डेट के अंतर्गत। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट इसके बाद आएंगे, जिसमें इसकी आगे की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो आपको हम बताएंगे इसकी पात्रता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।